नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आपके YouTube चैनल मिथिला मैथ एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इस तरह का कोई भी सेट प्रैक्टिस हम अगर ले करके आते हैं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज का यह सेशन सीटेट कक्षा 6 to 8 साइंस वालों के लिए है। साइंस वाले को सीटेट की सिलेबस में 60 क्वेश्चन गणित और विज्ञान से आते हैं। उन 60 प्रश्न में 15 क्वेश्चन मैथ का थियोरेटिकल होता है और 15 क्वेश्चन पेडागोगी से होता है। इसी तरह साइंस में भी 15 क्वेश्चन थियोरेटिकल होता है और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से होता है। कुल को अगर मिला दिए तो 15-15 का सीरीज 4 बार आएगा और कुल प्रश्नों की संख्या 60 हो जाती है। तो आज हम लोग गणित की प्रश्न को हल करेंगे। यह क्वेश्चन जो है 7 जुलाई 2019 की सेट प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर में है। तो इस तरह का प्रश्न हमें देखने को मिलता है और इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले अगर आप लोग यह सोचेंगे कि हमें तो सब कुछ पता है और जब भी प्रश्न आएंगे तो हम सोल्व कर लेंगे, बात सही है, आप सोल्व कर लीजिएगा। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब हम इन प्रश्नों को परीक्षा से पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं। रूल पता है, बनाने की सभी कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी हमें वहाँ परीक्षा हॉल से प्रश्न को छोड़ करके आना पड़ता है। तो इनके लिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो जानते हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो स्लो है। सभी बेसिक बातों को हम इसमें समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो ये सोचते हैं कि ये प्रश्न हमें पहले से आता है तो एक बार देखना है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए और आप अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उसे 2 मिनट में देख सकते हैं। और जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है और वह सीखना चाहते हैं, उसे रूल भी पता नहीं है, कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है और इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ बात को ध्यान में रखेंगे और वह महत्वपूर्ण बात आप लोग एक नोट में लिखेंगे। हम अभी आप लोगों को लिख करके फिर इस प्रश्न को हल करेंगे कि आखिर इस प्रश्न में क्या क्या ज़रूरतें पड़ती है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं, यहाँ आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखे हैं। अब इसमें हमें लिखना है स्टार देके लिखिए। देखिए, पहले का करी, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी, सकल गुना करी जोड़ घटावा।
अब इसमें ये हमें पता चलता है कि पहले का करी। देखिए का जो है यह प्रश्न में भी कभी कभी आ सकता है। तब करी भागा, तो भागा भी, भागा का चिन्ह आ सकता है, गुना का आ सकता है, जोड़ का आ सकता है। तो जब हम प्रश्न को सोल्व करेंगे तो पहले का की क्रिया करेंगे, उसके बाद भागा की क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना की क्रिया करेंगे, फिर जोड़ की क्रिया करेंगे, फिर घटाव की क्रिया करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रख लेना है। फिर अगर हम प्रश्न को सोल्व करेंगे तो ये सभी वहाँ पे लागू होगा और आप लोग सीख पाएंगे। इसी में अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं बोधमास। आप लोग सीखे होंगे BODMAS, बोधमास। अब बोधमास का मतलब क्या है? बी से हम लिखेंगे क्या? ब्रैकेट। बी से लिखेंगे BRACKET, ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कोष्ठ। अब देखिए यहाँ पे बी खत्म हो चुके हैं और ओ आ गए हैं, तो ओ को हम लिखेंगे क्या? ऑफ, और ऑफ को हिंदी में का लिखते हैं। अब देखिए डी है, तो डी से हम क्या लिखेंगे? डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या हुआ? भाग। अब इसी तरह से देखिए आ गया एम। एम का मतलब हुआ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुना। अब देखिए ओ हुआ, ओ नहीं होगा, यहाँ MAS होगा, सॉरी। अब ए से क्या होगा? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और यस का मतलब हुआ सब्सट्रैक्शन, SUBSTRACTION, सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब होता है हिंदी में घटाओ। तो पहले इस रूल को भी हमें पता करना जरूरी हो जाता है। पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी का लिखा हुआ रहेगा तो इसकी क्रिया करेंगे, फिर भागा का करेंगे, फिर गुना का करेंगे, फिर जोड़ का करेंगे, फिर घटाव का करेंगे। अब कुछ नोट हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को। नोट में हमें लिखना है, सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होती है। कोष्ठ पे अगर जाएंगे तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होती है। उसके बाद मध्यम कोष्ठ की क्रिया होती है। मध्यम कोष्ठ के बाद बड़ी कोष्ठ की क्रिया होती है। इन सभी बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखिए कोष्ठ में ही नोट का पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे सबसे छोटी कोष्ठ का संकेत इस तरह होती है। ठीक। अब देखिए मध्यम कोष्ठ
मध्यम कोष्ठ का संकेत इस तरह होती है। बड़ी कोष्ठ का संकेत इस तरह होती है। अब इतना बात हमें अगर ध्यान में है तब हम प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम जो भी बात लिखे हैं उन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, अगर इस तरह के प्रश्न को चाहते हैं कि हम सॉल्व कर पाए तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ के अंदर जो छोटी कोष्ठ है उन सब की क्रिया कर लेंगे, लेकिन कोष्ठ से बाहर नहीं करेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, छोटी कोष्ठ हटेगा तो -4 आ जाएगा। ठीक, अब भागा का चिन्ह है तो इसको हम क्या करेंगे, गुना के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे, और 2 है तो इसे हम 1/2 लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, गुना का चिन्ह है, -3 है छोटी कोष्ठ के अंदर, इसको वैसे छोड़ देंगे। फिर माइनस इंटू -3 है, छोटी कोष्ठ है, इसको वैसे छोड़ देंगे। अब बड़ी कोष्ठ के अंदर जो छोटी कोष्ठ फिर है उसका क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, छोटी कोष्ठ है -3 इंटू -7। अब इन दोनों को कोष्ठ से अगर बाहर करेंगे तो -3 इंटू -7, तो माइनस और माइनस गुना में प्लस हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 7 या 21, और ये प्लस में आ गया, माइनस था तो अब ये -8 यहाँ पे इस तरह से रहेगा ही। अब देखिए, +4 है तो 4 का 4 ही, कोष्ठ का कोष्ठ ही छोड़ देंगे। अब इस कोष्ठ को करेंगे तो -48 है, कोष्ठ से बाहर कर दिए, और भागा था इसको गुना में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/6 लिखेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, तो देखिए, इसमें 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो -2 बड़ी कोष्ठ में रह गया, इंटू -3 हम लिखेंगे, कोष्ठ को हटा दिए हैं। तो अब यहाँ देखिए, माइनस पहले से है, ये कोष्ठ के अंदर ही अगर है तो इसको हम एक बार छोड़ देते हैं, -3। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 में से 8 गया 3, यानी कि 13 हमें यहाँ बचेगा। फिर इसको क्लोज कीजिए, प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ 4 प्लस में है, हटा दीजिए उसको। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ 6 8 48, 8 हम लिखेंगे। ठीक, तो -8 इस कोष्ठ के अंदर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए, -2 कोष्ठ को हटाएंगे, इंटू -3 आ गया। ठीक, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 तिया 9, देखिए 2 और 3 को करेंगे तो 2 -2 गुना -3, और यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और इस 13 को 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 प्लस 4 इंटू क्या है, -8। यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट किए हैं तो आप लोग बेसिक से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा।
अब देखिए माइनस और माइनस कितना हो गया, +6 प्लस 39 प्लस माइनस माइनस 8 चौको कितना हो गया, 32 हो गया यहाँ पे। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए 9 6 15 का 5 3 1 4 45 माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोर्ड मास के प्रश्न को हल करेंगे और बिल्कुल घबराना नहीं है, सोचने और समझने की कोई उतनी बड़ी घबराहट नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करवाते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब अगला प्रश्न पहले हम लिख लेते हैं। 2 नंबर, में भिन्नों 44/49, 33/38, 33/38, 22/25, 22/25, 24/29, 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है, यानी किस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फिर कुछ थ्योरी पे ध्यान देंगे, थ्योरी पे ध्यान देने के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट कहता है कॉन्सेप्ट है कि 2 तरह की बात आता है इसमें, आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम को कहते हैं हम घटते क्रम। बढ़ते क्रम में जो हम मान लिखते हैं उस सबसे छोटे मान को शुरू में लिखते हैं और घटते क्रम में जो हम मान लिखते हैं उस सबसे बड़े मान को शुरू में लिखते हैं, बस इतना ही बात हमें ध्यान में रखना होता है। अब बात आई प्रश्न की, तो अब देखिए प्रश्न जो है हम भाग दे देंगे पहले, तो भाग हम देंगे तो इस तरह से भागा हम इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 44 है, तो 44 में हम 49 से अगर भाग देते हैं, ठीक, तो यहाँ हम 0.8 करेंगे तो हमें आ जाएगा कितना, 392, यानी यहाँ 0 उतरेगा, यहाँ 392 आएगा। उसके बाद यहाँ कट के आ जाएगा कितना, 4 से 80, फिर हम लगाएंगे कितने बार, 9 बार में
तो हम 441 यहाँ लिखेंगे, शेष हमें बच जाएगा 39 यहाँ कट के। ठीक, सेम इसी तरह से सभी में हम भाग कर लेंगे। तो अब हम भाग करेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे है 35/38, इसको अगर भागा हम करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 0.86। ठीक, अब सेम वे में हम क्या करेंगे, 22/25 करेंगे तो इसका जो मान हमें आएंगे 0.88, और एक और बच गया है 24/29 करेंगे हम भाग इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 0.82। अब इन सभी को हमें क्या करना है, तो प्रश्न में था क्या, देखिए प्रश्न कहता है भिन्न 44/49, 33/38, 22/25, 24/29 को अवरोही क्रम में किस तरह से लिखा जाता है। तो अवरोही क्रम का मतलब हम अभी समझाए आपको कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में जो है सबसे पहले हम मान क्या करते हैं, लिखते हैं। अब अवरोही क्रम में हमें इसे लिख लेना, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हम कौन सा मान लिखेंगे, इसी को हम कहते हैं क्या, घटते क्रम। और यह पता है हमें कि जब भी इस तरह के सिंबल हमें देखने को मिलेंगे तो लिखने का तरीका है कि सबसे बड़ा मान को पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, देखिए 44/49 है। उससे बड़ा कौन है, तो 22/25 है। फिर उससे बड़ा कौन है, तो 33/38 है। फिर इससे बड़ा कौन है, 24/29 है। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि सबसे बड़ा मान को पहले, उससे जो छोटा होगा थोड़ा उसको बाद में, इसके बाद में, फिर इससे जो छोटा होगा थोड़ा उसको इसके बाद में, और इससे जो छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे प्रश्न हम लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। कहता है पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। इसमें 4 कथन दिए होंगे और उन्हीं में से सत्य कौन होगा, सत्य नहीं कौन होगा। तो देखिए सत्य नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है व्याकलन, व्याकलन क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। बी नंबर में है गुणन साहचर्य होता है, गुणन साहचर्य होता है। सी नंबर में है भाग क्रम विनिमय है, भाग क्रम विनिमय है। और डी नंबर में है एक गुणात्मक तत्समक है, एक जो है गुणात्मक तत्समक
तत्समक है। अब देखिए पूर्णांक सत्य नहीं है, निम्न कथन में कौन सा पूर्णांक सत्य नहीं है? तो देखिए व्याकलन क्रम विनिमय नहीं है, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक, गुणन साहचर्य होता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। एक गुणात्मक तत्समक है, ये बात भी सत्य है। भाग क्रम विनिमय है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे वीडियो का थोड़ा स्क्रिप्ट हो गया था, तो इसको हम सुधारे हैं। अब देखिए 2 पे पावर 4 बार है ये, तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 3 बार है, तो 3 पे पावर 3 इंटू 11 पे पावर 2 है। इसके बराबर में है क्या? तो इसके बराबर में है p का स्क्वायर इंटू q का क्यूब इंटू r पे पावर 4। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है? तो फॉर्म में लाना है। ये उल्टा अभी है, इसको हमें सीधा करना है। पहले स्क्वायर वाला को आगे लिखना है, फिर क्यूब वाला को, फिर r पे पावर 4 वाला को। इस तरह से सजा के हमें लिख लेना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 11 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4 इजकल टू p का स्क्वायर इंटू q का क्यूब इंटू r पे पावर 4। इतना हम लिख लिए हैं। ठीक, अब क्या करना है? तो हमें दोनों पक्षों की तुलना कर देना है। लिखना है दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे किस तरह से? तो यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर गायब, क्यूब से क्यूब गायब, बराबर था, 4 से 4 गायब। अब मान सबका निकल गया। p बराबर कितना हो गया? p का मान 11 हुआ। q का मान जो है, q का मान हमें आ गया कितना? तो 3। और r का मान हमें आ गया 2। ठीक, अब प्रश्न में दिया हुआ था क्या निकालने के लिए? 2p प्लस क्यूब माइनस r का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, इस तरह से। तो हम देखिए यहाँ मान को सेट कर लेते हैं। 2 इंटू p का मान कितना है? 11, प्लस है तो प्लस, q का मान कितना है? 3 माइनस r का मान है 2। तो 11 दूना 22 प्लस 3 माइनस 2, यानी 25 माइनस 2 कितना आ गया? 23, यानी 23। 23 इसका फाइनल आंसर आ गया।